नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको क्लास 9 क्षितिज भाग एक हिंदी का पाठ कैदी और कोकिला पढ़ाने वाली हूँ। और इसके जो कवि हैं वह हैं माखनलाल चतुर्वेदी। अब हम माखनलाल चतुर्वेदी के जीवन परिचय से प्रारंभ करते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में सन 1889 में हुआ। अर्थात माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म कहाँ हुआ? तो बाबई गांव में हुआ। ये कौन से जिले में आता है? तो होशंगाबाद में। और होशंगाबाद जिला कौन से प्रदेश में आता है? तो मध्य प्रदेश। और कब हुआ? तो 1889 में हुआ। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में वे शिक्षक बने। मतलब जब वे 16 वर्ष के थे तभी ये क्या हो गए? शिक्षक बन गए। बाद में अध्यापन कार्य छोड़कर उन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन शुरू किया। और बाद में जो पढ़ाते थे तो पढ़ाना छोड़कर इन्होंने क्या किया? जो प्रभा पत्रिका थी उसका संपादन शुरू कर दिया। वे देशभक्त कवि एवं प्रखर पत्रकार थे। मतलब ये देशभक्त कवि थे और एक प्रखर पत्रकार भी थे। उन्होंने कर्मवीर और प्रताप का भी संपादन किया। इन्होंने क्या है? कर्मवीर और प्रताप जो पत्रिका है उसका भी संपादन किया। सन 1968 में उनका देहांत हो गया। और इनकी मृत्यु कब हुई? तो 1968 में हुई। अब इनकी रचना परिचय को हम देखते हैं। हम हिम किरीटनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिनी, वेणुलोक गूंजे धरा। अब आपको याद करना है तो इसको याद करने के लिए हम आसान भी बना सकते। जैसे हा वाली चीज़ें हम पहले रख लेंगे। हिम किरीटनी, हिम तरंगिनी, तो 2 याद हो गई। फिर साहित्य देवता और वेणुलोक गूंज धरा, तो ऐसे आपको रचनाएं भी याद हो जाएंगी। उनकी प्रमुख कृतियां हैं। उन्हें पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और इनकी जो प्रमुख कृतियां कौन कौन सी? अभी जो हमने पढ़ी थी, हिम किरीटनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिनी, वेणुलोक गूंजे धरा। और इन्हें कौन कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो पद्म भूषण और साहित्य अकादमी। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त हैं। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना मिलती है। बता रहे हैं कि इनकी जो रचनाएं हैं वो कैसी हैं? तो राष्ट्रीय भावना से युक्त हैं। और इनमें क्या है? स्वतंत्रता की चेतना के साथ साथ देश के लिए जो त्याग और बलिदान की भावना होती है वह भी मिलती है। इसलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। यही कारण है कि इन्हें क्या है? एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। इस उपनाम से उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं। और इसी उपनाम से उन्होंने क्या है? कई कविताएं भी लिखी हैं। वे एक कवि कार्यकर्ता थे और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कई बार जेल गए। और एक कवि कार्यकर्ता तो थे और साथ में क्या है? स्वाधीनता आंदोलन करने के कारण कई बार इन्हें जेल भी जाना पड़ा। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी हैं। इन्होंने क्या है? भक्ति, प्रेम और प्रकृति से संबंधित जो कविताएं हैं वो भी लिखी हैं। चतुर्वेदी की कविता में शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व देते हैं। मतलब ये शिल्प को ज़्यादा महत्व नहीं देते बल्कि भावों को महत्व देते हैं। उन्होंने परंपरागत छंदबद्धता, रचना के अनुकूल शब्दों का भी प्रयोग किया है। और इन्होंने क्या है? जो परंपरागत छंदबद्धता है, रचना के अनुकूल शब्दों का भी इन्होंने प्रयोग किया है। मतलब जहाँ तक इनसे बना है तो इन्होंने छंद में बांध कर ही अपनी बात कही है। आगे देखते हैं। कैदी और कोकिला कविता का परिचय। मतलब इस कविता में आखिर बताया क्या गया है उसको संक्षिप्त में समझते हैं। ब्रितानी उपनिवेशवाद के शोषण तंत्र का बारीक विश्लेषण करती कैदी और कोकिला कविता बहुत लोकप्रिय रही है। मतलब ये सभी को प्रसिद्ध रही। और ये कहाँ की है? तो ये बताया ब्रितानी लोक उपनिवेश
उपनिवेशवाद के शोषण तंत्र का बारीक विश्लेषण करती है। यह कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहारों और यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती। साक्ष्यता प्रमाण, व्यवहार मतलब बुरे व्यवहार और कष्टों का। कवि जेल में एकाकी और उदास है। कोकिल से अपने मन का दुख, असंतोष और ब्रितानी शासन के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए, यहाँ ब्रितानी का मतलब ब्रिटिश शासन से है, ब्रिटेन जो ब्रिटिश शासन था, अंग्रेजों का जो शासन था उससे है, व्यक्त करते हुए कहा गया है कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं बल्कि मुक्ति का गीत सुनाने का है। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी है, इसलिए अर्धरात्रि में चीख उठी है। अब हम जो कविता है उसको पढ़ेंगे, उसके संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या को भी साथ में ही देखेंगे। कविता की कुछ पंक्तियाँ पहले लेंगे, फिर ऐसे धीरे धीरे पढ़ते हुए समझाते हुए आगे चलेंगे। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पठित पाठ्य पुस्तक क्षितिज के भाग 1 से अवतरित हैं। इसका शीर्षक कैदी और कोकिला है। इसके कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। तो संदर्भ जो होता है उसमें हम बताते हैं कि ये पंक्ति हमने कहाँ से ली हैं, कौन सी पुस्तक से, कौन से चैप्टर से, और इसके कवि या लेखक कौन हैं। अब प्रसंग में हम जिस चीज़ को बताने जा रहे होते हैं उसका थोड़ा सा जिक्र कर देते हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने कोकिल से पूछा है कि तुम क्या गाती हो, किसका संदेश लेकर आई हो। इसी को बताते हुए कहा गया है कि व्याख्या, इस कविता में जेल में बंद स्वाधीनता सेनानी की व्यथा को दर्शाया गया है। कैदी कोयल से पूछता है कि वह क्या गाती है और बीच में चुप क्यों हो जाती है। कैदी यह जानना चाहता है कि कोयल किसका संदेश लेकर आई है, मतलब क्या संदेशा लेकर आई है जो यहाँ पर बोल रही है। आगे, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटवारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली। अब आगे बता रहे हैं इसी को कि कवि ने जेल के माहौल का सटीक वर्णन किया है। ये प्रसंग हो गया कि जेल की ऊंची काली दीवारों के घेरे में डाकू चोरों बटमारों जैसे खतरनाक अपराधियों का बसेरा है, क्योंकि जेल कौन जाता है, जो बुरे कार्य करता है, और उसमें सभी प्रकार के लोग होते हैं, हिंसक भी होते हैं और क्रोधी भी होते हैं। तो ऐसे क्या है, डाकू चोरों और बटवारों के डेरे में मैं फंस गया हूँ। जेल में भरपेट भोजन भी नसीब नहीं होता, मतलब कैदियों को वहाँ पर क्या है, पेट भर के खाना भी नहीं देते हैं। वहाँ न जीने दिया जाता है और ना ही मरने दिया जाता है, मतलब आधमरी से ज़िंदगी बना देते हैं, ना तो ठीक से जीने देते हैं ना ठीक से मरने ही देते हैं। जीवन की हर गतिविधि पर कड़ा पहरा लगा होता है, मतलब कुछ भी कर रहे हैं तो पूरे टाइम निगरानी में रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे शासन नहीं बल्कि अंधेरे का प्रभाव पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे कवि बता रहा कि ऐसा महसूस होता है वहाँ पर कि ये शासन नहीं है बल्कि क्या है, अंधेरे अंधकार का एक बड़ा प्रभाव हमारे ऊपर पड़ा हुआ है। रात इतनी बीत चुकी है कि अब चांद भी निराश करके जा चुका है। ऐसे में कवि को आश्चर्य होता है कि कोयल जैसा निरीह प्राणी वहाँ क्या कर रहा है। आगे बता रहे हैं, क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा। मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। कवि को लगता है कि
कोयल की आवाज़ में एक वेदना सी भरी हूक उठ रही है। क्यों हूक पड़ी, मतलब यहाँ पर वही वेदना वाली जो हूक है वह क्यों निकली है, वेदना बोझ वाली सी। कोकिल बोलो तो, कोयल बोलो तो, ऐसा लगता है कि कोयल का संसार लुट गया है। मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो। मनुष्य जिस मानसिक स्थिति में होता है उसी तरह के मतलब वह अपने परिवेश से भी निकालता है। यदि आप खुश हैं तो सुबह के सूरज की लाली आपको सुंदर लगेगी। दूसरी ओर यदि आप दुखी हैं तो वही लाली आपको कैसी रक्त रंजित लगने लगेगी। मतलब जैसे हमारे भाव होते हैं वैसे ही हमारे ऊपर हमारा प्रभाव पड़ता है। अब अगली पंक्तियाँ, क्या हुई बाबली अर्धरात्रि को चीखी कोकिल बोलो तो, किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दिखी कोकिल बोलो तो कवि को लगता है कि शायद कोयल ने आधी रात में जंगल की आग की भयावहता देख ली है, इसलिए चीख रही है। मतलब उसने क्या है, जंगल में जैसे आग लग जाती तो आग क्या है सब जगह फैल जाती, तो ऐसे ही उसने क्या है आग को देख लिया है, इसलिए वह क्या कर रही है, चीख रही है। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना, कोलू का चर्रक चूं जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। आगे देखते हैं इसका अर्थ। कैदी के जीवन पर जेल के असर का चित्रण यहाँ हुआ है। वहाँ पर बेड़ियाँ और हथकड़ियाँ ही कैदी का गहना बन जाती हैं। कोलू चलने से जो चरचर चूँ आवाज़ आती है वही कैदी का जीवन गान बन जाती है। कोलू के डंडे पर कैदियों की अंगुलियों के निशान इस तरह पड़ गए हैं जैसे उस पर गाने उकेर दिए गए हों। कवि को लगता है कि जुआ खींचकर वह अंग्रेजों की अकड़ का कुआं साफ कर सकता है। दिन में शायद करुणा को जगाने का समय नहीं मिल पाया होगा, इसलिए रात में वह कोयल के रूप में कैदियों को ढाढ़स बंधाने आई है, मतलब उनकी दुखों को कम करने के लिए आई है। आगे देखते हैं। इस शांत समय में अंधकार को वेद रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही हो क्यों, कोयल या कोकिल बोलो तो। प्रसंग है, यहाँ कवि कोयल की चुपचाप विद्रोह के बीज बोने के बारे में बता रहा है। व्याख्या, यहाँ पर कवि को लगता है कि कोयल चुपचाप विद्रोह के बीज बो रही है। मनुष्य की एक असीम क्षमता होती है और वो है कठिन से कठिन परिस्थिति में भी उम्मीद की किरण देखने की। मतलब यहाँ पे बताया कि जो कोयल है, कवि को लग रहा है कि वो क्या है, उनके जो शासन था, अंग्रेज शासन, उनके ऊपर जो अत्याचार कर रहा था, तो उन अत्याचार का विद्रोह करो, मतलब उनको रोको, तो उसके बीच वो आई है। और मनुष्य के अंदर क्या है, एक असीम क्षमता होती है कि मतलब वो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी क्या करता है, उम्मीद की किरण को देखता है। कवि को यहाँ पर कोयल के गाने में उम्मीद की किरण दिख रही है। अब है कविता की अगली पंक्तियाँ। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली, पहरे की हूँ कृति की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। अब इसकी व्याख्या को देखते हैं। सबसे पहले प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि जेल की हर चीज को कालीमा लिए हुए बताता है। व्याख्या या भावार्थ, यहाँ काला रंग हमारे यहाँ दुख और बुरी भावना का प्रतीक होता है। जब भी हम
काला कपड़ा बांधकर या काला झंडा लेकर प्रदर्शन करते हैं तो वो क्या है, बुराई का प्रतीक होता है कि मतलब इस बुराई को रोको। उस कालिमापन से जब पहरे का बिगुल बजता है तो वह गाली के समान लगता है। यहाँ पर रात भी काली है, शासन की कार्य करने की जो प्रणाली है वो भी काली है, जो लहरें चल रही हैं वो भी काली हैं, तथा मेरी कल्पना शक्ति भी वो भी काली है। जेल है वो भी कालिमा से युक्त है क्योंकि अंधकार ही अंधकार वहाँ पर रहता है। हमारी टोपी भी काली है तथा लोहे की जो जंजीरें हैं वो भी काली हैं, अर्थात लोहा भी काला होता है। पहरा देने वाली सरपणी की हुंकार भी काली है। हे सखी, उस पर भी सभी ओर से गाली ही मिलती हैं, मतलब कितना भी इनसे काम करवाते हैं उसके बाद भी क्या है, गाली दे देकर ही बात करते हैं, तो हर समय इनको क्या है, गाली ही मिलती है। अर्थात सारा वातावरण अंधकारमय है, कहीं भी आशा की किरण का प्रकाश नहीं है। आगे पंक्तियाँ देखते हैं। इस काले संकट सागर पर मरने की माती कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। प्रसंग है, इन पंक्ति में कवि कोयल के गान के बारे में बता रहा है। व्याख्या, कवि का मानना है कि कोयल अपना मधुर संगीत उस काले संकट के सागर तट पर बेकार खर्च कर रही है। कवि को लगता है कि कोयल को अपनी जान देने की आमादा है, मतलब वो कह रहा है कि मतलब इतने संकट वाले माहौल में भी जो कोयल है वह यहाँ पर हम लोगों को संदेशा दे रही है विद्रोह करने की, तो ये सभी उसका समझाना व्यर्थ है। शायद कोयल को पता नहीं कि क्या यहाँ पर जो पहरेदार हैं कब आएंगे और कोयल को मार देंगे। अर्थात कोयल संकट समुद्र पर मरने की मदमाती है क्योंकि वह अपने सुंदर गानों को संकट सागर में तिरा रही है। आगे पंक्तियाँ देखते हैं। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा न भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बचा रही तिस पर रण घेरी। प्रसंग है इसका कि इसमें गुलाम और आज़ादी की जिंदगी का अंतर बताया गया है। व्याख्या, इसमें कवि एक गुलाम और एक आज़ाद जिंदगी का अंतर दिखाया गया है। तो इसमें कवि क्या कर रहा है कि एक गुलामी का जीवन है और एक आज़ाद जिंदगी का जीवन है, उनमें क्या अंतर होता है उसको बता रहा है। इनमें जमीन आसमान का अंतर है। जहाँ एक चिड़िया खुले आकाश में घूमने को स्वच्छंद है, वही एक कैदी को 10 फुट की छोटी सी जगह में रहना पड़ता है। लोग कोयल के गाने की प्रशंसा करते हैं, वहीं पर एक कैदी के लिए रोना भी मना है, कि मतलब कैदी क्या है, रो भी नहीं सकता। इस विषमता को देखकर कवि का मन अंदर तक हिल जाता है। अर्थात यहाँ कवि अपनी गुलामी तथा चिड़िया की आज़ादी की बात कर रहा है और कह रहा है कि तेरी मेरी जिंदगी में बहुत अंतर है, उस पर भी युद्ध का गान बज रहा है। आगे है, इस हूँ कृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूँ, कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूँ, कोकिल बोलो तो। प्रसंग है, इसमें कवि कहता है कि कोयल की पुकार पर वह कुछ भी करने को तैयार है। इसी का परिचय देते हुए कहता है कि व्याख्या, इन पंक्तियों में कवि कहता है कि कोयल की पुकार पर वह कुछ भी करने को तैयार है, मतलब कोयल
जैसा जैसा बोलेगी वह वैसा वैसा करने के लिए भी तत्पर है। मोहन का अर्थ है मोहनदास करमचंद गांधी जी से, क्योंकि गांधी जी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। कवि चाहता है कि जेल के बाहर जो भी आज़ाद प्राणी मिले, कोयल के द्वारा उसमें गुलामी के खिलाफ लड़ने की जान फूंक दे, अर्थात कोयल सभी को गुलामी से लड़ने की सीख दे, जिससे कि जो लोग हैं वह सब क्या है, आज़ाद हो जाएं। क्योंकि वहाँ पर जो कैदियों को रखा गया था बिना मतलब कि मतलब उनका कसूर भी नहीं होता था, तो भी क्या है, अंग्रेज लोग उनसे बहुत काम लेते थे, उन्हें बहुत कष्ट देते थे। इस कारण से कहा गया था कि अब तो सब लोग क्या करें, विद्रोह कर दें, मतलब लड़ने के लिए तैयार रहें। अब आगे देखते हैं प्रश्नोत्तर को प्रश्न अभ्यास से। कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? तो कोयल की कूक सुनकर कवि को लगा कि वह मानो उसे कुछ कहना चाहती है, या तो वह उसे निरंतर लड़ते रहने की प्रेरणा देना चाहती है, या उसकी यातनाओं की दर्द को क्या करना चाहती, बांटना चाहती है। उसे लगता है कि कोकिल के कष्टों को देखकर, मतलब जो कोयल है वह उसके कष्टों को देखकर आंसू बहा रही है और चुपचाप अंधेरे को भेद कर विद्रोह की चेतना जगा रही है। इसलिए अंत में कवि उसके इशारों पर आत्म बलिदान करने को भी तैयार हो जाता है। कवि ने कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई है, मतलब किस कारण से कोयल यहाँ पर बोलती है। तो कवि ने कोकिल के बोलने पर निम्नलिखित कारणों की संभावना जताई है, जैसे कोकिल जेल में बंद क्रांतिकारियों को देशवासियों की दुर्दशा के बारे में बताने आई हो, कोयल कैदी क्रांतिकारियों को धैर्य बंधाने व दिलासा देने आई हो, कोयल कैदी क्रांतिकारियों के दुखों पर मरहम लगाने आई हो, कोयल पागल हो गई है जो आधी रात में चीख रही है। अब किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों? तो यहाँ पर ब्रिटिश शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है। क्यों की गई? क्योंकि ब्रिटिश शासकों ने बेकसूर भारतीयों पर घोर अत्याचार किए। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों को कारागृह में तरह तरह की यातनाएं दी, उन्हें कोलू के बैल की तरह जोता गया, मतलब बहुत काम लिया गया उनसे। अगला है, कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन कीजिए, मतलब वो यातनाओं का ही, कष्टों का। पराधीन भारत की जेलों में भारतीयों को पशुओं की भांति रखा जाता था। उन्हें ऐसी यातनाएं दी जाती थी, ऐसे कष्ट दिए जाते थे कि सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। उन्हें ऊंची ऊंची दीवार वाली जेलों में रखा जाता था, उन्हें 10 फुट की छोटी छोटी कोठरियों में रखा जाता था, उन्हें भरपेट भोजन भी नहीं दिया जाता था, उनके साथ पशुओं सा व्यवहार किया जाता था। इसलिए देखो यहाँ पर कवि ने कोलू शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि जो कोलू का बैल होता है उसको क्या करते हैं, आँखों पर पट्टी बांध देते हैं और उससे तेल निकलवाते हैं। तो एक ही जगह पर वो सुबह से लेके शाम तक घूमता रहता है, इसलिए उसको बोलते हैं कोलू का बैल, मतलब बहुत ज़्यादा परिश्रम कराना। उनके साथ पशुओं सा व्यवहार किया जाता था, उन्हें बात बात पर गालियाँ दी जाती थी, मतलब बिना गाली दिए तो उनसे बात ही नहीं की जाती थी। उन्हें तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। बीमारी दुखी हो गई तो कोई ध्यान नहीं दे रहा है, बस काम ले रहे हैं, अपने काम लेना रहता था और उन्हें गाली गलौज करना होता था, बस यही चलता था। उनको कभी एक मीठा शब्द भी सुनने को नहीं मिलता था। और जैसे ही कोयल की उनको मधुर गान सुनाई दिया तो कवि को वहाँ पर लगा कि चलो कोई तो है जो कि गया है यहाँ पर स्वतंत्रता की उम्मीद देने के लिए आया है। अब भाव स्पष्ट कीजिए। मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो अब यहाँ पे हमें इसका भावार्थ बताना है इस पंक्ति का। तो कवि के अनुसार वैसे तो संसार में कष्ट ही कष्ट हैं, यदि कहीं कुछ मृदुलता और सरसता बची है तो वह कोयल के मधुर स्वर में ही बची है। अतः कोयल मृदुता की रखवाली करने वाली है। वह उससे पूछता है कि आखिर वह जेल में अपना मधुर स्वर गुंजार क्यों करना चाहती है, क्योंकि सब जगह क्या है, दुखी दुख थे, सिर्फ एक कोयल की आवाज़ में ही मिठास थी। इस कारण से जो कोयल की वाणी है उसको मृदुल वैभव की रखवाली से कहा गया है।
हूँ मोट खींचता लगा पेट भर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। इन पंक्तियों का भावार्थ है कि इसमें जेल की असहनीय यातनाएं झेलता हुआ कवि स्वाभिमान पूर्वक कहता है कि वह अपने पेट पर कोलू का जुआ बांध कर चरसा चला रहा है। आशय है कि उससे पशुओं जैसा सख्त काम लिया जा रहा है, फिर भी वह हार नहीं मान रहा। इससे ब्रिटिश सरकार की अकड़ ढीली पड़ रही है। अंग्रेजों को ज्ञान हो गया है कि अब अत्याचार करने से भी वे सफल नहीं हो सकते। मतलब इतने अत्याचार करने के बाद भी जो भारतीय थे वह क्या है, अपने लक्ष्य से विचलित नहीं हो रहे थे। इस कारण से अंग्रेज भी क्या है, उनके सामने हार मानने लग गए थे। अगला प्रश्न है, अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है? तो आधी रात में कोयल की चीख सुनकर कवि को यह अंदेशा हो जाता है कि उसने भारतीयों की आक्रोश एवं असंतोष की ज्वाला देख ली होगी। यह ज्वाला जंगल में लगने वाली आग के समान भयंकर रही होगी। कोयल उसी ज्वाला अर्थात क्रांति की सूचना देने जेल के परिसर में आई होगी। अगला, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? तो कवि को कोयल से ईर्ष्या इसलिए हो रही है क्योंकि कोयल स्वतंत्र है जबकि कवि परतंत्र है, बंदी है। कोयल हरियाली का आनंद ले रही है जबकि कवि 10 फुट की अंधेरी कोठरी में जीने के लिए विवश है। कोयल के गान की सभी सराहना करते हैं जबकि कवि के लिए रोना भी गुनाह हो गया है। अगला है, कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृतियां अंकित हैं जिन्हें वह अब नष्ट करने पर तुली है? कवि के स्मृति पटल पर कोयल की कर्णप्रिय अत्यंत मधुर स्वर की स्मृतियां अंकित हैं जिन्हें अब वह नष्ट करने पर तुली हुई है। हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? तो गहना उस आभूषण को कहते हैं जो धारणकर्ता का गौरव और सौंदर्य बढ़ाता है, सुंदरता को बढ़ाता है। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जैसे क्रांतिकारी जिन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए क्या है, स्वयं प्रेरणा से संघर्ष का मार्ग अपनाया था, जेल को अपना प्रिय आवास तथा हथकड़ियों को गहना समझा था। उन्हें किसी गलत कार्य के लिए हथकड़ी नहीं पहननी पड़ी थी, बल्कि अपने देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए उन्होंने ऐसा किया था, इस हथकड़ी या पहनने को स्वीकार किया था। अतः उनसे उनका गौरव बढ़ा, ना कि उन्हें हानि हुई। समाज में उन्हें उन हथकड़ियों के लिए प्रतिष्ठा दी गई, इसलिए उन्हें हथकड़ियों का गहना कहा गया। आगे देखते हैं, काली तू ए आली। इन पंक्तियों में काली शब्द की आवृत्ति से उत्पन्न चमत्कार का विवेचन कीजिए। तो काली तू ये आली, इन पंक्तियों में काली शब्द की आवृत्ति हुई है। इस शब्द का अर्थ भी उसके संदर्भ अनुसार है। संदर्भ के अनुसार काली शब्द के निम्नलिखित अनेक अर्थ हैं, जैसे हथकड़ियाँ, रात कोयल आदि का रंग काला बताने के लिए, अंग्रेजों के अन्यायपूर्ण कारनामे बताने के लिए, पराधीन भारतीयों का भविष्य अंधकार में बताने के लिए, अंग्रेजों के प्रति भारतीयों के मन में उठने वाली आक्रोश के संबंध में। तो यहाँ पर जो काली शब्द है उसको इस माध्यम से बताया गया है। अब काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। किस दावानल की ज्वालाएं हैं दीखी? तो इस काव्य पंक्ति में जेल की यातनाओं को दावानल की ज्वालाएं कहा गया है। ब्रिटिश जेलों की असहनीय यातनाओं के लिए यह उपमान सटीक बन पड़ा है। इसमें कोयल की कूकू चीख मानकर कवि उससे प्रश्न कर रहा है कि कोयल का मानवीकरण प्रभावी बन गया है। फिर दावानल की ज्वालाएं में रूपक अतिशयोक्ति तथा अनुप्रास अलंकार भी है। प्रश्न शैली का प्रयोग प्रभावशाली बन गया क्योंकि प्रश्न शैली में ही पूरी कविता की गई है। तेरे गीत कहावे वाय, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी बजा रही तिस
पर रणभेरी। तो इसमें कोयल की मधुर तान और जेल में बंद कवि की यातनाओं का तुलनात्मक वर्णन बहुत मार्मिक बन पड़ा है, मतलब तुलना की गई है। कोयल सब जगह प्रशंसा पाती है, जबकि कवि के लिए रोना भी संभव नहीं हो पा रहा है। कोयल का मानवीकरण बहुत सुंदर बन पड़ा है। कवि को प्रतीत होता है कि कोयल रणभेरी बजाने वाली स्वतंत्रता सेनानी है और अपनी कूक द्वारा संघर्ष की प्रेरणा दे रही है। भाषा अत्यंत सरल है, प्रभावमयी है, संगीतात्मक तथा तुकांत भी है। तेरी मेरी में अनुप्रास और स्वर मैत्री का संगम है। अब आते हैं रचना और अभिव्यक्ति से प्रश्न को देखते हैं। कवि जेल के आसपास अन्य पक्षियों का चहकना भी सुनता होगा, लेकिन कोकिला की ही बात क्यों की है? आपके विचार से स्वतंत्रता सेनानियों और अपराधियों के साथ साथ एक सा व्यवहार क्यों किया जाता होगा? देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न हम देखते हैं, फिर उसके बाद दूसरा देखेंगे। तो कवि जेल के आसपास अन्य पक्षियों का चहकना भी सुनता होगा, लेकिन उससे कोकिला की ही बात क्यों की है? तो अल्प पक्षियों का चहकना सुनकर भी कवि केवल कोयल से ही बातें करता है, क्योंकि कोयल का स्वर अन्य पक्षियों की अपेक्षा मधुर एवं कर्णप्रिय होता है। कोयल ही आधी रात के सुनसान में केंक रही थी। कोयल की केंक में ही उसे क्रांतिकारियों का संदेश होने की संभावना लगी, मतलब यही है ना, क्रांतिकारियों को अपना संदेश दे सकती है। अगले में आपके विचार से सेनानियों और अपराधियों के साथ एक जैसा व्यवहार क्यों किया जाता होगा? तो ब्रिटिश सरकार भारत की स्वतंत्रता के विरोध में थी, मतलब वो भारत के हमको क्या है, स्वतंत्र नहीं करना चाहती थी। वह क्रांतिकारियों को दबाना चाहती थी, क्योंकि क्रांतिकारी क्या है, अपना उद्देश्य लेकर के जेलों में जाते थे और वहाँ पर भी वो क्या है, यही मांग करते थे कि हमारा जो भारत है वह स्वतंत्र होना चाहिए। इसलिए वो क्या करती थी, उनको दबाना चाहती थी। इसलिए वह उन्हें शारीरिक तथा मानसिक रूप से पीड़ित करती थी, मतलब बहुत कष्ट पहुँचाती थी। मतलब शारीरिक रूप से देती थी और मानसिक रूप मतलब गाली गलौज करना, तो मन पर प्रभाव पड़ता था। भरपेट भोजन नहीं मिलना तो शारीरिक रूप से हो गया। उन्हें मानसिक रूप से तोड़ने के लिए उन्हें चोरों, अपराधियों, बटमारों के साथ रखती थी तथा आम अपराधियों जैसा दुर्व्यवहार भी किया करती थी, जिससे कि क्या है, ये जो क्रांतिकारी की भावना है इनके अंदर से चली जाए। इस कारण से उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी। तो बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।